बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। चंद्रपुर गांव में बिरजू और बबलू नाम के 2 लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा, बेटी, तू रोज मुझ बेकारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की बीवी तारा को स्वर्णा की नेकी पसंद नहीं थी। वो स्वर्णा हमेशा नेकी का दिखावा करती है, जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू की ही तारीफें करते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम नजर ही नहीं आते। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत हसद हुआ करती थी। बिरजू हर रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने का जरा भी दिल नहीं करता, फिर भी वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा दरख्त काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी शाखों को काटकर कारोबारी की दुकान पर पहुंच जाता था। कारोबारी बड़े दरख्त की अच्छी कीमत दिया करता था, वहीं छोटी छोटी शाखों की कम कीमत मिलती थी। जब कारोबारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली मर्तबा मैं भी उसकी तरह बड़ा दरख्त काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू भी चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू घने जंगल में पहुँच गए। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े दरख्त पर गई। इस दरख्त को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा दरख्त तलाश लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से कब्ल दरख्त काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने दरख्त के सामने ऊपर वाले को याद किया और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही बिरजू ने कुल्हाड़ी दरख्त पर वार करने वाला था, वो दरख्त बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। और इतना कहकर पूरा दरख्त सोने का बन गया। सोने के दरख्त की रोशनी से बिरजू की आंखें चुंधिया गई। मुझे इल्म है कि तुम एक लकड़हारे हो और दरख्त काट कर तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। शुक्रिया, इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद भी कर सकता हूँ। और फिर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे नेक इंसान की मदद करके मुझे खुशी हासिल होगी। शुक्रिया। बिरजू वो सारे सोने का फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सोने के फल देख लिए। अरे अरे अरे, सोने के फल, वो भी इतने सारे। मालूम होता है बिरजू को कोई जादुई दरख्त मिल गया है। मुझे भी सोने के फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले दरख्त को तलाश कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली दरख्त है। कहाँ है वो जादुई दरख्त? अब बिरजू इसी रास्ते से आया था। अब मुझे उसके कदमों के निशान तलाशने चाहिए। बिरजू के कदमों के निशान का पीछा करके बबलू उस जादुई दरख्त तक पहुंच गया। कदमों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब वो दरख्त यही है। बबलू ने बगैर सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। ये कौन बोला?
मैं कोई आम दरख्त नहीं, जादुई दरख्त हूँ। अब इतना सारा सोना, अगर मैं पूरा दरख्त काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो निहायत ही लालची शख्स मालूम होते हो। हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं अहमक थोड़ी ना हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊं, जब मेरे रूबरू सोने का पूरा दरख्त है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। अरे नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना फरोख्त कर दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। बबलू ने दरख्त की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में उस जड़ का एक टुकड़ा कट गया, लेकिन दरख्त से अलग होते ही वो टुकड़ा आम जड़ में तब्दील हो गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे दरख्त ने अपनी शाखाएं जोर से हिलाई और उसकी शाखाओं में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से दरख्त ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और मर्तबा नुकीले कांटे दरख्त की शाखाओं से बबलू के जिस्म में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की जानिब दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बबलू की बीवी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई दरख्त ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को पूरा किस्सा बताया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी फिक्र ना कीजिए, बबलू जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी खिदमत की, और इस वक्त बबलू और तारा को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत हसद हुआ करती थी, लेकिन आज जरूरत के वक्त आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती है। तुम दोनों को अपनी गलती का अफसोस है, यही काफी है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई हसद थी। जादुई सोने के दरख्त ने बबलू को नेकी क्या होती है ये समझा दिया। एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और चुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की जानिब गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से कब्ल वे ढेर सारी गुफ्तगू किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से गुफ्तगू करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस वक्त अपना बचपना जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे अब्बा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे अब्बा अपने मुलाजमत से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस शख्स की दुकान पर मुलाजमत करते हैं वो बहुत खड़ूस किस्म का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे नहीं कमाने पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, गुफ्तगू बहुत हो गई, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक रोज की बात है, पतझड़ का मौसम था
और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करे, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में चली गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी पार का जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं, ताकि तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे खानदान तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने कब ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस सिमत से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम निहायती बुज़दिल हो। चलो दोस्तों, वहां जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस सिमत बढ़ते हैं जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने फरमाया था, ये जंगल मुहब्बम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सुनो दरख्त, तुम रो क्यों रहे हो? कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छूकर आते हैं। ये तो बस इंसानों का प्यार चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी साजिश भी तो हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू खौफजदा होकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, मैं दरख्त के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। चुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, ये का एक पेड़ से खतरनाक हाथ बाहर निकला और उसने चुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से फरार हो गया। मोनू ने गांव पहुंचकर सारा वाकया पिंटू और रिंकू को बताया। हमें सबसे कब्ल चुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी अम्मी को सारा वाकया बता देना चाहिए। तीनों दोस्त चुटकी की अम्मी के पास पहुंचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों हिफाजत से लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी चुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटकाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि चुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस दरख्त पे कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो दरख्त हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी चुटकी यकायक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक बार फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे। हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इसके अंदर दाखिल होकर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वो अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दो चुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है।
चुड़ैल रोजाना के इंसान का खून पीती है। चुड़ैल मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं उसे रोजाना की इंसान नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त दरख्त के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस वक्त खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर दाखिल हुए और चुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल चुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए चुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें फौरन चुटकी को अस्पताल ले जाना होगा। चुटकी को अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो चुटकी को होश आया। रिंकू और मोनू, चुटकी अब महफूज है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं, हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो गया। एक घने जंगल के पास एक गांव था सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी बीवी जया रहा करते थे। अरे महेश, कब लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी सेठ जी। महेश की बीवी को सेठ से बेहद परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। मालूम नहीं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना इल्म है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक मर्तबा की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े दरख्त का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सारे पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं ना। लेकिन क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से एक बाली खरीद लो। और अगर सेठ जी को इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। लेकिन मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई बात नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बेहद खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे शौहर मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बाजी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और वहां से फरार हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तुमने अपनी बालियां किसे दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, विमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो मुनादी कर दी और बोलती हो कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो बेहतर था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। अहमक औरत। जया के दिल में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात जाहिर कर देती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को खबर हो जाती थी। अरे महेश भाईजान, आज तुम्हारे घर में खीर बन रही है। हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे खबर कि घर में क्या बन रहा है? हमें सब खबर है, जया भाभी ने बताया। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को इत्तला कर दी कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना। दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है?
तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात खुद तक नहीं रखती, सबका ढिंढोरा पीटती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक रोज की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत तगड़ा दरख्त काट रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे की मिट्टी खोदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने की मोहरों से भरा हुआ। वाह वाह, मेरे तो नसीब ही खुल गए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, महेश को जया की बेवकूफी का ख्याल आया। अगर मैं इस घड़े को अभी घर ले गया तो जया सबको खबर कर देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश दरिया के पास गया। दरिया से उसने कई मछलियां पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक दरख्त पर लटका दिया। फिर एक दरख्त पर उसने बहुत सारी रोटियां लटका दी। पूरा दरख्त उसने रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने की मोहरें हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो। सोने की मोहरों का घड़ा, वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का तवज्जो रोटी वाली दरख्त पर गया। हे राम, रोटियों का दरख्त? हाँ, कल तो इस दरख्त से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो दरख्त देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थी। मछलियाँ उगाने वाला दरख्त? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुँचा जहाँ वो सोने की मोहरों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम किसी से जाहिर मत करना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी से जाहिर करूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने की मोहरों का घड़ा दबा दिया। यहाँ कुएं पर जया को अपनी पड़ोसन शीला मिली। क्या बात है, आज बेहद खुश हो? अब क्या बताऊं, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तुम किसी को बताना मत। हाँ हाँ, लेकिन औरतों की बातें कभी रुकी है? शीला ने ये बात आग की मानिंद फैला दी। सेठ जी को भी इस बात की खबर हो गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहिर आ। अब क्या हुआ सेठ जी? तुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ? तुझे सोने की मोहरों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वाले से छुपा रहा है। सोने की मोहरों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तुम्हारी बीवी पूरे गांव वालों से कहती फिर रही है। सेठ जी, मेरी बीवी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। अब मामूली जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक दरख्त पर रोटियां लटकी थी, करिश्मा था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरी दरख्त पर मछलियाँ लटकी थी और जब हम और आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने की मोहरों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। भोला, जा जरा देख घर में कुछ है क्या। सेठ जी के मुलाजिमों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी मोहरों का घड़ा बरामद नहीं हुआ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर देता। वो तो है। सेठ जी के साथ साथ गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना महफूज रहेगा। अरे सुनिए, ये सब हकीकत में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे?
जया परेशान थी लेकिन महेश खुश था। उसका सोना महफूज था।